हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी मेन न्यूज़ होंगी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, हम सभी को डिस्कस करेंगे और इसे नेशनल, इंटरनेशनल, एडिटोरियल, बिजनेस, स्पोर्ट्स सभी पेजों के रूप जो होते हैं उन सभी में जो न्यूज़ होंगी उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन से। हार कर हार कर मैं फिर खड़ा हुआ साहब, जरूरी जीतना था, रोना नहीं। यानी कि अगर स्टूडेंट के तौर पर देखें तो जब आपको सफलता मिलती है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन एक असफल विद्यार्थी अगर ये मान ले कि ये मेरी आखिरी ही असफलता थी तो फिर वो निश्चित तौर पर आगे प्रयास करेगा और सफलता हासिल करेगा। अपने प्रयासों में निरंतर सफलता की चाह देखनी चाहिए और अगर आप असफल होते हैं तो उसे अंतिम निर्णय नहीं मानना चाहिए। हाँ, अगर असफल हुए हैं तो आपको अपनी कमियां देखनी चाहिए, किस कमी के कारण आप असफल हुए, और निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि आप सफल हो सकें। तो अब आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें 5 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली है, किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर। जिस तरीके से 3.16 लाख करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का ऐलान किया गया है जिसमें किसान और मजदूर के लिए विशेष योजनाएं हैं, इस पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। असमंजस के पहाड़ पर दब गए ऑरेंज और रेड जोन। यानी कि जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 17 मई के बाद क्या होगा, उसमें रेड और ऑरेंज जोन की अभी कोई व्याख्या नहीं की गई है। केंद्र में भी लागू होगा वर्क फ्रॉम होम, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में लागू है। देश में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 80,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। और वंदे भारत मिशन के तहत 1200 से अधिक लोग स्वदेश लाए गए हैं। तो हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर। कोरोना महामारी से बदहाल इकोनॉमी और देश की जनता के लिए गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान किया। पहले दिन जहां छोटे एवं मझले उद्योगों को केंद्र में रखते हुए करीब 6 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरे दिन वित्त मंत्री ने 3.16 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया है। दूसरे दिन की घोषणाओं में प्रवासी मजदूरों, गरीबों और किसानों को केंद्र में रखा गया। गुरुवार को वित्त मंत्री ने जिन योजनाओं का ऐलान किया उनमें से कुछ पहले से चल रही हैं, जिन्हें विस्तार दिया गया है, जबकि कई नई योजनाएं हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इकोनॉमी और आम जनता की सहायता के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत की पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री इसी पैकेज से संबंधित घोषणाएं कर रही हैं। कोरोना महामारी के कारण गरीबों और प्रवासी मजदूरों के सामने आया संकट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यही कारण है कि लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान गरीबों के लिए बड़ी राशि आवंटित करने के बाद अब प्रमुख रूप से प्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 9 योजनाओं का ऐलान किया। इनमें 3 योजनाएं प्रवासी मजदूरों के लिए हैं तो 2 मुद्रा लोन योजना से जुड़ी हैं, जिसका फायदा भी बड़े पैमाने पर ये मजदूर उठा सकेंगे। 2 योजनाएं छोटे व सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। एक योजना मध्यम वर्ग के उस तबके के लिए है जो अपने घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, या एक योजना आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि इन 9 योजनाओं के जरिए वह विभिन्न वर्गों को 3.16 लाख करोड़ रुपए की मदद देगी। बुधवार को वित्त मंत्री ने कुल 5,94,250 करोड़ की 10 योजनाओं का ऐलान किया था। इस योजना से 2 दिनों में 9.10 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया जा चुका है। इससे पहले आरबीआई व केंद्र की तरफ से 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजना का ऐलान हो चुका है। मुद्रा योजना के तहत बड़ा ऐलान किया गया है। ये छोटे से हेडिंग है कि मुद्रा स्कीम के तहत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। इससे भी प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। एक बड़ी योजना के तहत मुद्रा स्कीम की शिशु योजना में समय पर कर्ज चुकाने वाले
को 2% की ब्याज सब्सिडी 12 महीने तक दी जाएगी। इस स्कीम पर पहले ही 3 महीने का मोरेटोरियम दिया गया है। एक देश एक राशन कार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में वन नेशन वन राशन कार्ड का नियम लागू करने का ऐलान किया। इसमें प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। सीतारमण ने कहा कि जिस शहर में रोजगार मिलेगा उसी शहर में उन्हें इससे सस्ता या मुफ्त अनाज मिलेगा। परिवार का जो सदस्य बाहर रहेगा वह भी राशन पाने का हकदार होगा। प्रवासी मजदूरों को इस पूरी स्कीम में, यानी कि जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई है, उसमें काफी हद तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, असमंजस के पहाड़ पर दब गए ऑरेंज और रेड जोन। पिछले 7-8 हफ्तों में हम सबने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का नाम बहुत सुना है। अलग अलग मानकों के आधार पर इसकी गणना भी खूब की होगी कि रेड जोन कब ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में पहुंचेगा। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि केंद्र से लेकर राज्य और जिला स्तर तक समन्वय की कमी इतनी हावी है कि स्थानीय अधिकारी ना चाहें तो किसी क्षेत्र का रेड जोन से निकलना बहुत मुश्किल है। हालात ये हैं कि रोज नए केस आने के बावजूद गुरुग्राम व गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है और उससे सटे जिले फरीदाबाद और नोएडा रेड जोन में है। अगर हॉटस्पॉट से बाहर निकलने की बात की जाए तो कौसाम्बी का गिरिनार अपार्टमेंट 28 दिन से बाहर आया, तो मिर्जापुर का दीक्षितपुर महज 19 दिनों में, गोरखपुर में हाटा बुजुर्ग गांव 14 दिन में बाहर आ गया, तो गाजियाबाद का नीलपंदम कुंज 21 दिनों में। यानी सब कुछ इस बात पर तय किया गया है कि आपके डीएम साहब क्या सोचते हैं। दरअसल जिला स्तर पर इस असमंजस की शुरुआत शीर्ष स्तर से होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के वर्गीकरण का आधार कोरोना के नए केस को बनाते हुए 14 दिन तक नए मामले नहीं आने की स्थिति में वह जिला ऑरेंज जोन में बदल जाएगा और 28 दिन तक केस नहीं आने के बाद वह ग्रीन जोन में बदला जाएगा। लेकिन लॉकडाउन 3 के पहले देश में आर्थिक गतिविधियों को छूट देने के लिए गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन की परिभाषा को बदल दिया और 21 दिन तक कोई नया केस नहीं आने वाले जिले को ग्रीन जोन में शामिल करने की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केंद्र में भी लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई को देखते हुए सरकार भी अब उसके साथ ही काम करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों को घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम की इजाजत होगी। घर से काम करने के लिए अधिकारियों को लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ साथ सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा। घर से काम करने का सुरक्षित और सुचारू तंत्र तैयार करने के लिए कार्मिक मंत्रालय में एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिया है और सभी मंत्रालयों से इस पर राय मांगी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी एसओपी का मसौदा तैयार किया गया है। 21 मई तक केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को इस पर अपने सुझाव देने को कहा गया है। उनके सुझाव के आधार पर एसओपी में बदलाव किया जा सकता है। प्रस्तावित एसओपी के अनुसार उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी को घर से काम करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप के अलावा सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क दिया जाएगा। यदि विभाग का प्रमुख चाहे तो यह सुविधा सेक्शन ऑफिसर स्तर के अधिकारी को दी जा सकती है। इसके लिए पुरानी फाइलों के ई वर्जन को भी देखने की बात होगी ताकि फैसले लेते समय पुराने संदर्भ का ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, देश में मरीजों की संख्या 80,000 के पार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या गुरुवार को 80,000 के पार निकल गई। देश में इस समय 81,634 मरीज हैं। अब तक 2,572 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 27,537 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में नए मामलों के सामने आना जारी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1602 नए मामले आए हैं। कुल 44 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल 27,524 मरीज संक्रमित हैं। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। इसी तरह गुजरात में 324 नए मामले सामने आए हैं। 20 मरीजों की मौत हुई है। यहाँ फिलहाल 9,592 मरीज हैं। इस दौरान केरल, असम और गोवा में भी कई नए मामले सामने आए हैं।
गुजरात में भी हालात में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा है। 324 नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 9,592 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में गुरुवार को इसी तरीके से 1602 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 472 नए मामले सामने आए हैं। आईटीबीपी के 12 जवान संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 12 जवान इसमें संक्रमित हुए हैं। सिक्किम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, वंदे भारत मिशन के तहत 1200 से अधिक लोग लाए गए हैं। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए वंदे भारत मिशन के तहत भारत ने अब तक 12,000 से, यहां पर 1200 प्रिंट हो गया है, 12,000 होगा, यहां पर 12,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि मिशन के 8वें दिन 56 उड़ानों के जरिए 12 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। 904 भारतीयों को इस सप्ताह की शुरुआत में आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर द्वारा मालदीव से वापस लाया गया था। अन्य लोग विभिन्न देशों से संचालित उड़ानों से आए हैं। वंदे भारत मिशन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सरकार द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल अभ्यास है। उन्होंने कहा कि हम इस अभ्यास में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत 16 मई से 22 मई तक वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण संचालित करेगा। इस चरण में 31 देशों के भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, रूस में 12 दिन बाद मिले 10,000 से कम संक्रमित। अमेरिका में बेरोजगारी लाभ के लिए 3.6 करोड़ आवेदन। और न्यूयॉर्क में 102 बच्चों में पाया गया दुर्लभ सिंड्रोम। रूस में 12 दिन बाद मिले 10,000 से कम संक्रमित। रूस में कोरोना वायरस के तेज गति से आ रहे मामलों में 12 दिनों बाद गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 9,974 नए मामले सामने आए हैं। 2 मई के बाद पहली बार 10,000 से कम नए मामलों की पुष्टि हुई है। रूस में कोरोना से पीड़ित होने वाले लोगों की तादाद 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। इधर ब्राजील में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ब्राजील ने संक्रमित लोगों की संख्या के मामलों में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील में यह संख्या 1,92,000 हो गई है, जबकि फ्रांस में 1,78,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। फ्रांस में करीब 2 माह बाद दंत चिकित्सकों को क्लिनिक खोलने की अनुमति दे दी गई है। रूस में कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठित रिस्पांस सेंटर ने गुरुवार को बताया कि देश में 93 पीड़ितों के दम तोड़ने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,305 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना महामारी के चलते कारोबार बंद होने के चलते गत अप्रैल में करीब 6 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश में पाबंदियों में 3 चरणों में ढील देने की योजना का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 7,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पाबंदियों में धीरे धीरे ढील देगा सिंगापुर। सिंगापुर में गुरुवार को 752 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें लेकर संक्रमित लोगों की संख्या 26,098 हो गई है। मुस्लिम बहुल्य मलेशिया में शुक्रवार को मस्जिदों में सामूहिक नमाज की छूट रहेगी। यह कदम ईद पर्व के मद्देनजर उठाया गया है। सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए तमाम पाबंदियों का ऐलान किया था, लेकिन अब इसमें ढील दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका में बेरोजगारी लाभ के लिए 3.6 करोड़ आवेदन। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जूझ रहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर महामारी की बड़ी मार है। इसका नतीजा है कि अब तक वहां 3.6 करोड़ अमेरिकी बेरोजगारी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। महामारी के चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। पूरा ट्रैवल और पर्यटन उद्योग तबाह हो चुका है। देश में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं और दफ्तर भी बंद हैं।
बेरोजगारी दर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में अब तक कुल 14,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि 85,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। श्रम विभाग ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि अमेरिका में कोरोना के चलते करीब 2 माह पहले लाखों कारोबार और उद्योग धंधों को बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज की। न्यूयॉर्क में 102 बच्चों में पाया गया दुर्लभ सिंड्रोम। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुओम ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी 102 ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं जिनमें दुर्लभ उत्तेजक सिंड्रोम की शिकायत थी। संभवतः वे कोरोना से संबंधित हैं। कुओम ने कहा कि इस सिंड्रोम ने 5 साल के बच्चे, वेस्टचेस्टर काउंटी के 7 साल के बच्चे और सफोकक काउंटी के एक किशोर की जान ले ली है। इसमें बुखार, गंभीर पेट दर्द, आंखों का लाल होना व त्वचा पर चकत्ते नजर आते हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज की न्यूज़ें देख लेते हैं हम। प्रवासी मजदूरों के आंसू पोंछने उतरी केंद्र सरकार। दूसरी न्यूज़ है 2.5 करोड़ छोटे किसानों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाएगा। और 50,000, यहाँ पर 50 लाख होगा, 50 लाख रेडी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान इस पैकेज के तहत किया गया है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। प्रवासी मजदूरों के आंसू पोंछने उतरी केंद्र सरकार। कोरोना काल में बेहद संवेदनशील रहे प्रवासी मुद्दे के संपूर्ण समाधान के लिए सरकार कमर कसकर उतरी है। व्यावसायिक व औद्योगिक शहरों को छोड़कर अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे इन प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी की चिंता करते हुए सरकार ने गुरुवार को उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। लौट रहे इन प्रवासी मजदूरों को रास्ते में ठहरने की जगह, भोजन और उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व राज्यों को सौंपा गया है। घर पहुंचने के बाद अगले 2 महीने तक इनके खाने की चिंता सरकार करेगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो चना मिलेगा। सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा देते हुए बताया कि देश में 23 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसी वर्ष अगस्त तक लागू हो जाएगी, जबकि मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना पर समान रूप से क्रियान्वयन हो जाएगा। इससे राशन कार्ड की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी हो जाएगी और भविष्य में कभी विपत्ति आने पर अनाज की चिंता नहीं होगी। उपभोक्ता देश भर में जहां भी होंगे वहीं से अपने हिस्से का अनाज या राशन उठा सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के दायरे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी 83% आबादी आएगी। इस वक्त 23 राज्यों में 67 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं। तथ्य यह है कि पहले वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को इस वर्ष 1 जून से ही देश भर में लागू करने की कवायद थी, लेकिन कुछ राज्यों की हीला हवाली की वजह से इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है 2.5 करोड़ छोटे किसानों को क्रेडिट कार्ड। कोविड-19 ने देश में जिस तरह सारी गतिविधियों को ठप कर दिया है, उससे छोटे व सीमांत किसानों की दुश्वारियां भी काफी बढ़ गई हैं। आवागमन नहीं होने से करोड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं या नष्ट होने की कगार पर है। इस बात की पहचान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अहम घोषणाएं की हैं। एक घोषणा है कि किसानों के बीच 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर्ज बांटने के लिए नाबार्ड को वित्त सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा, 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी देना। इसके तहत किसानों को कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन यह कर्ज उन्हीं को मिलेगा जो किसान और इसके लिए आगे आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल वह राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज देने के लिए करेंगे। नाबार्ड पहले ही 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस साल
वितरित करने की व्यवस्था कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन से प्रभावित 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को सरकार अपना कारोबार फिर से खड़ा करने के लिए 10,000 रुपए का कर्ज देगी। सरकार की तरफ से इस मद में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले एक माह के भीतर इन रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज देने का काम शुरू हो जाएगा। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि शहरी व ग्रामीण सभी इलाकों के रेहड़ी पटरी वाले इस स्कीम में शामिल होंगे। मंत्रालय के मुताबिक इन्हें कर्ज का भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा और कर्ज समय पर चुकाने वालों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सरकार इन रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज देने के लिए एक ऐप बनाने जा रही है। इस ऐप पर ऐसे लोग खुद को पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत होने के बाद उन्हें बैंक से लिंक कर दिया जाएगा और उनके खाते में 10,000 रुपए आ जाएंगे। 7% की ब्याज दर पर कर्ज देने पर विचार किया जा रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी नॉसवी के चेयरमैन अरविंद सिंह ने बताया कि देश में 1 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले हैं। कई राज्य सरकारों की तरफ से रेहड़ी पटरी वालों के सर्वे कराए गए और सरकार उन्हीं आंकड़ों के आधार पर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने जा रही है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल होते हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है साहसिक सुधारों की जरूरत जताता संकट। देखिए, साहसिक सुधारों की जरूरत, जिस तरीके से संकट समय है कोरोना वायरस का और जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, उससे ये साहस को ही दर्शाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जीडीपी का 10% एक मदद के तौर पर दिया गया है। कोरोना संकट का यह दौर श्रम और भूमि कानूनों में सुधार के साथ साथ लाल फीताशाही पर प्रहार करने का भी माकूल मौका दे रहा है। इसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल और इस आर्टिकल को लिखा है क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्म कीर्ति जोशी द्वारा। उसके बाद अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर हम आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोरोना के बाद का मार्ग। कोरोना के बाद की दुनिया क्या होगी, किस तरीके से हम इस पे विजय पाएंगे, या फिर क्या सोशल डिस्टेंसिंग और भी पहलू, महंगाई किस तरीके से होगी, हम किस तरीके से आने वाले जीवन में रहेंगे, इन सभी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर शंकर शरण द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है मदद का तरीका। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई है, निसंदेह इससे गरीब तबके और छोटे उद्योगों के जो लोग हैं उनको मदद मिलेगी। तो इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो हम सबसे पहले अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं, साहसिक सुधारों की जरूरत जताता संकट। कोविड-19 आपदा के कारण दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं रसातल में जा रही हैं। जब तक इस महामारी का कोई कारगर उपाय नहीं निकलता, तब तक हालात कमोवेश ऐसे ही बने रहने की आशंका है। इस दौर में भारत के समक्ष चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई हैं, जिसको पार पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद है। भारत अतीत के आर्थिक संकटों से उबरने में काफी हद तक सफल रहा है और मौजूदा आपदा में हमारी फिर से कड़ी परीक्षा होने जा रही है। अगर हालिया आर्थिक संकट की बात करें तो दुनिया को 2008-9 की वैश्विक वित्तीय मंदी के रूप में उससे 2-4 होना पड़ा था। हालांकि 1991 और वैश्विक वित्तीय मंदी की तुलना में कोविड-19 आपदा कई मायने में ज्यादा खतरनाक है। इस महामारी ने मानवीय कष्ट को इतना बढ़ा दिया है जितना कई दशकों में नहीं देखा गया। इससे अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, आर्थिक गतिविधियां पर विराम लग गया है, वित्तीय स्थिरता का गणित गड़बड़ा गया है। इसका समाधान भी वैक्सीन में निहित है, जिसमें 1 से 1.5 लाख तक का वक्त लग सकता है। इस दौरान उतार चढ़ाव भरा और दौर के आने की संभावना है। अब इसमें ये बताया गया है कि
जो अभी तक आर्थिक मंदियां थी भारत में चाहे विश्व में, वो उस आर्थिक मंदी से ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी है। इसमें आर्थिक मंदी के साथ साथ लोगों की जान भी जा रही है। और ये आर्थिक मंदी ऐसी है कि इसमें आप उद्योग धंधे भी शुरू नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। अभी तक जो आर्थिक मंदी होती थी उसमें उद्योग धंधे चलते रहते थे, उत्पादन कम होता था, लोगों की क्रय शक्ति भी कम होती थी। लेकिन अभी की अगर हम स्थिति देखें तो लोगों की क्रय शक्ति भी कम है, उत्पादन भी कम है, और कोरोना के फैलते जाने का भी डर है, यानी कि जो जाने जा रही हैं उसका भी डर है। तो ये जो संकट है वो वाकई में गंभीर संकट है, और इसमें निश्चित तौर पर जिस तरीके से सिर्फ अमेरिका में 3.3 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, भारत में भी निश्चित तौर पर लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, निश्चित है, क्योंकि अब उत्पादन होगा नहीं, और जब उत्पादन नहीं होगा तो कंपनियां कर्मचारियों को बेवजह अपने पास रखकर, अपने ऑफिस में रखकर उन्हें वेतन देने का कष्ट नहीं करेंगी। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे भारत और विश्व को अभी रूबरू होना बाकी है। जहां इस महामारी ने देश की हेल्थ केयर इकोनॉमी की कड़ी परख की है, वहीं इसका व्यापक प्रभाव आने वाली तिमाही में और बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। तमाम देश इस संकट को मात देने के लिए मिश्रित कदमों वाली रणनीति के साथ अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। इसमें संक्रमण के प्रसार को रोकने और आर्थिक दुष्प्रभावों की काट तलाशने का काम किया जा रहा है। जहां तक भारत की रणनीति का प्रश्न है तो वह मुख्य रूप से 3 वास्तविकताओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। एक, भारत का ऊंचा जन घनत्व जो चीन के मुकाबले 3 गुना है, जिसमें वह संक्रमण के लिहाज से और संवेदनशील बन जाता है। दूसरा, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा, जिसमें यदि महामारी काबू से बाहर हो गई तो भारत के लिए हालात संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा यह कि भारत के पास राहत देने के लिए विकसित देशों जितने संसाधन नहीं हैं। अभी तक तो भारत की रणनीति पहले 2 बिंदुओं पर केंद्रित थी, और उसने राजकोषीय मोर्चे पर सीमित विकल्प ही अपनाए थे। परंतु मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ इस मोर्चे पर बड़ा दांव लगाया गया था। इसके अलावा मौद्रिक नीति के तर्कश में जो तीर थे वे भी आजमाए गए हैं। लॉकडाउन बढ़ाने से अर्थव्यवस्था की हालात और पतली हो जाएगी। ऐसे में आर्थिकी को सहारा देने के लिए सरकार की भूमिका और बढ़ जाती है। सरकार ने शुरुआत में जीडीपी का 1.7% के बराबर पैकेज दिया था, लेकिन वह अपर्याप्त था, और अब उन्होंने 10% के बराबर पैकेज की घोषणा की है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। यदि सकारात्मक रूप से सोचें तो प्रत्येक संकट साहसिक सुधारों के लिए अवसर प्रदान करता है। भारत कोरोना संकट का इस्तेमाल अपने विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने और चीन से निकलने वाली कंपनियों को सुधारने में कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कोरोना के बाद का मार्ग। कोविड-19 महामारी ने मनुष्य और प्रकृति के बिगड़े संबंध पर फिर ध्यान दिलाया है। मानव सभ्यता भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर बार बार और आसानी से चोट खाती रही है। उन्नत विज्ञान और तकनीक इन चोटों से हमें बचाने में असमर्थ है। गत 100 वर्ष के महायुद्धों और हालिया दशकों में अंतर्निहित जिहादी हमलों ने भी यही दिखाया है। तब एक स्वस्थ और सद्भावपूर्ण जीवन के लिए मानवता को क्या करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए थोड़ा पीछे देखना भी जरूरी है। मानव इतिहास में भारत की जीव शक्ति अतुलनीय रही है। प्रोफेसर कपिल कपूर के अनुसार अब तक विश्व में कुल 46 सभ्यताएं बनी, जिनमें से एकमात्र हिंदू सभ्यता का अटूट अस्तित्व है। हम आज तकनीकी युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारी मूल शक्ति हमारा विवेक, आंतरिक चेतना में है, ना कि किसी बाहरी हुनर पर। बाहरी हुनर का महत्व है किंतु सीमित, जबकि चेतना अपनी आंतरिक देवात्म शक्ति से चलती है। इसकी बुनावट या गति किसी बाह्य उपकरण पर निर्भर नहीं है। वस्तुतः योग, आयुर्वेद मानवता में निहित मुसलमान, नास्तिक, आस्तिक या धनी गरीब के साथ भेदभाव नहीं करता है।
जो चाहे उसकी अनूठी शक्ति आजमा सकते हैं। छूत के रोग करने के लिए वैक्सीन जरूरी है, किंतु संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण जीवन, संतुलित आहार व्यवहार, अच्छी आदतें और प्रकृति में स्थित मूल प्रमाण से स्वयं को जोड़ना आवश्यक है। योग आयुर्वेद में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य, निरोध शक्ति बढ़ाने की क्षमता है। यह कोरोना बाद के युग में एक मूल्यवान सबक हो सकता है। हमें अपने आंतरिक और बाह्य पर्यावरण के बीच संतुलन पुनः बनाना होगा। और इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से भारत में योग का कितना महत्व है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी, तो आगे आने वाले समय में योग और आयुर्वेद इस बीमारी से लड़ने, इससे बचने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जितना हो सके आप इस पद्धति को अपनाएं, यानी योग को अपनाएं और आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए एलोपैथिक के लिहाज से। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, मदद का तरीका। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के एक और हिस्से का वितरण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के साथ मध्यम वर्ग के लोगों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है, चूंकि यह वह वर्ग है जो कोरोना कहर से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार और इसके साथ ही राज्य सरकारों को यह देखना होगा कि उसे जल्द से जल्द राहत मिले। वित्त मंत्री की ओर से घोषित 1.16 लाख करोड़ रुपए के ताजा राहत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। निसंदेह गरीब तबके के लिए यह एक बड़ी और सीधी राहत है। इस राहत को और बल देगी एक देश एक राशन कार्ड योजना। अच्छा होगा कि यह योजना जल्द राष्ट्रीय स्वरूप ले, ताकि कोई भी भूखे रहने के लिए विवश ना हो। इसी के साथ ही यह भी उचित होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऐसी कोई आदेश निर्देश दे कि वे पैदल अपने घर जाते मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करें। अगर उनके पैदल घर जाने का सिलसिला कायम रहा तो इस सवाल से पीछे नहीं छूटने वाला कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं। नीति नियंताओं को इसका आभास होना चाहिए कि गरीब तबके को जल्द मदद पहुंचाने की जरूरत है। यह मदद सीधे राहत के रूप में होना चाहिए, क्योंकि बाजार में तरलता बढ़ाने अथवा कर्ज की सुविधा प्रदान करने को वास्तविक मदद नहीं कहा जा सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है मुश्किल डगर पर क्रिकेट की बहाली के कदम। कोरोना वायरस महामारी के बीच अब खेलों को शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल लीग शुरू हो गई है, तो यूरोप के कई देश भी अब जल्द ही लीग शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में अब क्रिकेट की बहाली की ओर भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने जहां जुलाई में टेस्ट सीरीज बिना दर्शकों के खेलने का मन बना लिया है, तो दूसरी ओर क्रिकेट बहाली को लेकर सुझाव और रोड मैप भी तैयार हो गए हैं। बीसीसीआई ने तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के लिए एक पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। वहीं T20 विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों के लिए खिलाड़ी अब क्वारंटाइन होने का सुझाव दे रहे हैं। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, किसान मजदूरों के लिए वित्त मंत्री ने 3.16 लाख करोड़ की कुल 9 योजनाओं का ऐलान किया है। केंद्र में भी लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। देश में मरीजों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। वंदे भारत मिशन के तहत 12,000 से अधिक लोगों को लाया गया है और 50 लाख रेहड़ी वालों को सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। ये आज का यानी 15 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।